हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरेस्ट चैप्टर में आपके थ्योरीज के बारे में। तो पहली थ्योरी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी थी। जैसे कि मार्शल हो गया, वॉलरस हो गया, पिगू हो गया, तो इन्होंने ये थ्योरी आपको दी थी इंटरेस्ट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सो हाउ इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन्ड, कि आप अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकलेगा, कैसे डिटर्मिन होगा। इंटरेस्ट होता क्या है कि ऐसा प्राइस जो कि आप किसी को पे करते हो मनी की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। आपने किसी से क्या है, पैसा उधार लिया, जिसके बदले में आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में उसको कुछ ब्याज देनी पड़ती है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो एज सच लाइक प्राइस डिटर्मिनेशन, इंटरेस्ट भी कैसे डिटर्मिन होता है, बाय द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे हम प्राइस को डिटर्मिन करते थे ना, डिमांड एंड सप्लाई कर्व जहाँ पे कट हो जाती हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाता है, वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऐसे ही डिटर्मिन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई से। इकोनॉमिस्ट हैव डिफरेंसेस ओवर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब डिमांड क्या है मनी की, सप्लाई क्या है, इकोनॉमिस्ट के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। सो हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस करना है, जैसे कि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटर्मिन करेंगे। सबसे पहली है आपकी क्लासिकल थ्योरी, उसके बाद है नियो क्लासिकल जिसको हम लोनेबल फंड्स थ्योरी भी कहते हैं, और थर्ड वन है आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट किसने प्रोपाउंड की थी, बाय इकोनॉमिस्ट लाइक J.S. मिल, वॉलरस हो गया, मार्शल, पेगो एक्सेट्रा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट अराइज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रियल फैक्टर्स। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसने मॉनेटरी फैक्टर्स नहीं लिया, इसने क्या लिया क्लासिकल वालों ने, कि इंटरेस्ट किसका रिवॉर्ड होता है, कि आप किसी के रियल फैक्टर्स को यूज़ कर रहे हो। जैसे कि रियल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, और नेक्स्ट क्या है, थ्रिफ्ट आ जाएगा। थ्रिफ्ट हो का मतलब होता है कि कैसे आपको केयरफुली मैनेज करना है पैसे को केयरफुली कैसे मैनेज कर रहा है, उसका जो रिवॉर्ड मिल जाता है। एब्सटिनेंस होता है कि ऐसी मनी जो हमने सिर्फ और सिर्फ किसी को उधार देने के लिए ही अपने पास होल्ड करके रखी हुई है। मतलब मेरे पास पैसा है, मैंने उसकी कंजप्शन नहीं करवाई, लेकिन मैंने होल्ड करके रखी है ताकि कोई मेरे से लोन लेने आए तो मैं उसको पैसा दे सकूं। तो इसका मतलब इसने इंटरेस्ट कैसे कहा है कि अराइज होता ही क्यों है, क्योंकि पहले चीज़ है आपकी उस चीज़ के लिए प्रोडक्टिविटी है। सेकेंड वन, आपने उस पैसे को मैनेज करके रखा हुआ है केयरफुली। एंड थर्ड वन, आपने किसी को पैसा देने के लिए अपने पास बचा के रखा है, कंजप्शन नहीं करवाई, बल्कि लैंडिंग पर्पसेस के लिए पैसा बचा के रखा हुआ है। सो एज सच क्लासिकल थ्योरी रिगार्ड्स इंटरेस्ट एज अ रियल फिनोमिनल। तो क्लासिकल वालों ने क्या माना, इंटरेस्ट किसका रिवॉर्ड होता है, जब हम रियल फैक्टर्स को लेके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिटर्मिन कैसे होगा, सप्लाई क्या हो रही है कैपिटल की एंड डिमांड फॉर दी कैपिटल। इसीलिए अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटर्मिन करना है तो हम किसको पढ़ेंगे, असेंशियल हो जाएगा हमें पढ़ना डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है आपकी कैपिटल की। पहले बात कर लेते हैं सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो आपकी जो सप्लाई है कैपिटल की, मतलब आपने किसी को पैसा उधार देना है, तो दैट मीन्स वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर सेविंग। आपको पहले तो वो चीज़ को क्या है, बचत करके रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप चीज़ किसी को सप्लाई कर सकते हो मनी की। सो सेविंग्स विल टेक प्लेस। सेविंग कब आती है, व्हेन कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल इज लेस देन देयर इनकम। इसका मतलब मेरी अगर इनकम मान के चलो 10,000 है, उसमें से मैंने कंजप्शन क्या करवाई 8,000, तो आपकी 2,000 क्या हो गई, सेविंग हो गई। मतलब इनकम में से अगर कंजप्शन को माइनस करवा दो, अपने आप ही क्या निकल जाएगी, सेविंग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सप्लाई है जो सेविंग की, वो इन्फ्लुएंस किससे होती है, रियल फैक्टर से ही है होती है। हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें, एब्सटिनेंस होता है फ्रॉम कंजप्शन, मतलब आपने कंजप्शन ना करके आपने लैंडिंग पर्पसेस के लिए पैसे को रखा है। सेकंड वन क्या है, वेटिंग, आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, अब वो टाइम पीरियड है, टाइम लैग है कि अब कब आपको पैसा उससे क्या है वापस मिलेगा। टाइम प्रेफरेंस हो जाती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने किसी को उधार दिया है। दीज रियल फैक्टर्स डिपेंड अपॉन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये रियल फैक्टर्स किस पे डिपेंड होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। सो सेविंग किसका फंक्शन हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का।
जिसे हम ऐसे रीड आउट कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, मतलब सेविंग आपका किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। दैट इज सेविंग इज अ रिजल्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स सेविंग इंक्रीज विद इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका देखो, अपवर्ड स्लॉपिंग कर्व होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, आपकी सेविंग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो सेविंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पे ये मानकर चलो कि आपने क्या किया है, बैंक है, जैसे बैंक में आपका पैसा पड़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, आप क्या करोगे कि सेव करके रखोगे क्योंकि आपको ब्याज ज़्यादा मिल रही है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, सेविंग ज़्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो सेविंग भी कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। कॉन्सिक्वेंटली सप्लाई कर्व कैसे बनेगी, मतलब सेविंग कर्व, सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये सेविंग का फंक्शन होता है, इट विल अपवर्ड स्लॉपिंग कर्व। तो यहाँ पे हमने बात कर ली सप्लाई ऑफ कैपिटल। अब बात करते हैं डिमांड फॉर कैपिटल। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिमांड फॉर कैपिटल मेड टू गेट कैपिटल गुड्स। अब डिमांड क्यों करते हैं कैपिटल की, ताकि आपको कुछ कैपिटल गुड्स चाहिए, जैसे कि मशीन हो गया, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, टू मेक इन्वेस्टमेंट। आगे निवेश करने के लिए आप किस पे खर्चा करो, डिमांड किसकी करते हो, कोई मशीन की, किसी टूल की। सो विद द यूज़ ऑफ दीज कैपिटल गुड्स, इन कैपिटल गुड्स का यूज़ करवा के आप अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कोई मशीन यूज़ की जिससे आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवा सके हो, प्रोडक्टिविटी। सो दस डिमांड फॉर कैपिटल इज डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। इसका मतलब डिमांड फॉर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जब आप कैपिटल गुड्स की डिमांड करते हो और फॉर दी इन्वेस्टमेंट, या आप इन्वेस्टमेंट कर लिए उसकी डिमांड कर रहे हो। सो इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर रहे हो। एंड एंटरप्रेन्योर कैन कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। एक होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल या लेबर लगाने से उसने आपको कितनी प्रोडक्टिविटी दी है। सो अगर हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की कैलकुलेट करनी है बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स जैसे कि लैंड, लेबर, इनको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसकी निकाल रहे हो, कैपिटल की, इसमें लैंड और लेबर को कांस्टेंट रखा गया है। तो एक और जब हम लोग यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ओबेज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। व्हेन मोर कैपिटल इज डिमांडेड, जब ज़्यादा कैपिटल की डिमांड करोगे या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, फॉल डाउन, डिमिनिशेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, दूसरी उससे के साथ डिक्रीज हो रही है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, विल डिमांड कैपिटल, तब तक वो कैपिटल की डिमांड करेगा अप टू दैट लिमिट वेयर प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट है, दैट विल बी इक्वल टू द इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जब क्या है, एक कैपिटल का प्राइस उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल आ जाता है ना, तब तक ही हम क्या करेंगे, कैपिटल की डिमांड करेंगे, उसके बाद में नहीं करेंगे। दस डिमांड जो है कैपिटल की वो किस पे डिपेंड कर रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। अब देखो, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है दैन दी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप लोग ज़्यादा ही डिमांड करोगे, क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा मिल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी चल रहा होगा, तो आप लोग क्या करोगे, मोर डिमांड करोगे कैपिटल की। ऑन कंट्रेरी इफ प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा हो जाए आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देयर विल बी लेस डिमांड फॉर द कैपिटल, तो कैपिटल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट ये किसका होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको मैं इजी वे में बता देती हूँ। एक तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर कैपिटल विल इंक्रीज, एंड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो डिमांड फॉर कैपिटल विल डिक्रीज, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप क्या करोगे, डिमांड कैपिटल की बढ़ा दोगे, एंड अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। बस यही सारा कुछ इन्होंने इस थ्योरी में लिखा है। अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट इन्वर्स रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर विल बी द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर विल बी द डिमांड फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जा रहा है। तो डिमांड जो होगी कैपिटल की वो क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेशन कैसे करना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे डिटर्मिन होता है, जब डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल एक दूसरे के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो देखते हैं
अब जैसे कि फर्स्ट में आपको क्या दिया है, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत कम है तो डिमांड ज़्यादा करोगे और सप्लाई क्या होगी, कैपिटल की कम होगी। वैसे ही 2 हो गया, डिमांड आपने कम कर दी, सप्लाई आपने बढ़ा दी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसका सप्लाई से या फिर सेविंग से। 3 कर दी तो इसको क्या है, और कम कर दिया, इसको और बढ़ा दिया। अब ये देखो ना, 80, 70, 60, 50 एंड 40, और वहाँ पे 40, 50, 60, 70 एंड 80 ऐसे ऐसे 10 क्या है, उसमें कम ही होती जा रही है, इसमें बढ़ता जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा है, जहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दैट इज 3%, क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी 60 है और सप्लाई भी क्या है, 60 है। तो क्लियरली हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% देन डिमांड फॉर कैपिटल इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ कैपिटल। जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को राइज कर दिया, 4% कर दिया, तो डिमांड कैपिटल की 50 हो गई, सप्लाई आपकी बढ़ गई, दैट मीन्स सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। तो अब क्या हमें करना पड़ेगा, सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है डिमांड से, सप्लाई को कम करना पड़ेगा, मतलब सेविंग्स को कम करना पड़ेगा। सेविंग कम कैसे होगी, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दो, सेविंग अपने आप ही कम हो जाएगी। सो इट विल कॉन्टिन्यू टिल, मतलब तब तक फॉल करती रहेगी जब तक डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल एक दूसरे के इक्वल नहीं आ जाते। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गया, 2% हो गया, वहाँ क्या होता है, डिमांड कैपिटल की ज़्यादा होती है सप्लाई से, तब क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, सप्लाई को इंक्रीज करवाना होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई मतलब सेविंग्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इस अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट करके आप डिमांड और सप्लाई दोनों के दोनों इक्वल आ जाएंगी। अब पढ़ते हैं लास्ट इसका क्रिटिसिज्म। फर्स्ट है इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्लासिकल वालों ने क्या कहा था कि हम लोग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इक्वल कर सकते हैं, कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आ जाती है। लेकिन केन्स क्या कहता, ऐसा नहीं होता। केन्स ने क्या कहा, इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन इनकम। अगर देखो हमारी इनकम बढ़ गई तो सेविंग भी तो बढ़ेगी, लेकिन क्लासिकल ने इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया है। इसका मतलब उसने क्या कहा कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है इनकम पे भी, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो पहला क्रिटिसिज्म हो गया। सेकंड है इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि इफेक्ट क्या पड़ता है इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे। लॉर्ड केन्स के अकॉर्डिंग इट इज़ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट टू असर्ट दैट बोथ सेविंग एंड, अब वही चीज़ उन्होंने दोबारा लिख दी कि क्लासिकल वालों ने गलत कहा कि दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेविंग आपकी ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस होती है, इनकम से, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इन्वेस्टमेंट किससे इन्फ्लुएंस होती है, एमईसी से, मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट क्या होने वाला है आपके बिजनेस में एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब सेविंग आपकी किसका फंक्शन होना चाहिए, इनकम का ज़्यादा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट फंक्शन होना चाहिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ अ कैपिटल का। सो इट हैज़ बीन एम्पली प्रूव्ड बाय सेवरल स्टडीज दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट गवर्न्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलोन। इसका मतलब क्लासिकल वालों ने हमें ये थ्योरी गलत दी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही सब कुछ डिपेंडेंट होता है, बेस्ड ऑन द रियल फैक्टर्स ओनली। क्लासिकल की जब थ्योरी स्टार्ट ही की थी हमने क्या बताया कि इसने रियल फैक्टर्स को लेके ही चलने हैं। वेटिंग हो गया, टाइम प्रेफरेंस हो गया, एब्सटेनेंस हो गया। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन वेटिंग, सेक्रीफाइस एक्सेट्रा एज अ रियल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। इसका मतलब रियल फैक्टर्स आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसने मॉनेटरी फैक्टर्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो कॉन्ट्रेरी में लॉर्ड केन्स का मानना क्या था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मॉनेटरी फिनोमिनन है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या बताया, ये केन्स ने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉनेटरी फिनोमिनन है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का फिनोमिनन है, रियल भी और मॉनेटरी भी। तो अकॉर्डिंगली जो आपकी क्लासिकल थ्योरी है वो क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट थ्योरी। आपका नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक अजप्शन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की जो उसने अजप्शंस ली है कि होना चाहिए, ये अजप्शन क्या है, अनरियलिस्टिक है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजप्शन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप कैपिटल यूज़ करवा रहे हो उसको पूरा फुली यूटिलाइज करवा रहे हो फुल एम्प्लॉयमेंट के अंडर। Thus, a debtor can get capital only when the creditor restricts his consumption. That means अगर मुझे किसी को कैपिटल देनी है, पहले मुझे अपनी कंजप्शन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कुछ सेविंग करूँगी, तभी जाके मैं किसी को अपनी कैपिटल यूज़ करने को दे सकती हूँ। सो इंटरेस्ट किसका रिवार्ड हुआ, इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ सेविंग। जितनी मैं सेविंग करती जाऊँगी,
सेविंग क्यों करवा रही हूँ? किसी को लैंड करने के लिए। जितनी मैं सेविंग करती जा रही हूँ अपनी कंजप्शन को क्या है कट डाउन करके, इंटरेस्ट उसी का रिवार्ड होगा ना। सो दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई इंटरेस्ट इज पेड। अब ये तो हो गया कि फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है कैपिटल का, जिस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन इस थ्योरी ने आपको ये नहीं बताया कि आपके लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं। तो रियल लाइफ में लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जिसके बारे में क्लासिकल वालों ने आपको कुछ नहीं बताया। फिफ्थ है आपका नैरो कंसेप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबर्टसन, जो क्लासिकल थ्योरी है, उसने क्या क्या इंक्लूड किया? सप्लाई ऑफ कैपिटल, सेविंग अफेक्टेड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग इनकम, कि आपकी सेविंग किससे इफेक्ट हो रही है? जो आपकी आज की इनकम है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? पास्ट होर्डिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड, कि कल पिछला जो है आपकी जमा हुआ पैसा वो आपकी सेविंग को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। दीज डेज बैंक क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सप्लाई ऑफ कैपिटल का, लेकिन क्लासिकल वालों ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अकॉर्डिंगली क्लासिकल थ्योरी आपका एक बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, नैरो व्यू देता है आपको सप्लाई ऑफ कैपिटल का। इट इग्नोर्स बोरोइंग फॉर कंजप्शन। इस थ्योरी ने क्या कहा कि लोग डिमांड कैपिटल की क्यों करते हैं? निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो पैसे की डिमांड करते हैं, किसके लिए? खुद की कंजप्शन के लिए। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मनी इज ऑल्सो डिमांडेड फॉर दी कंजप्शन पर्पस। इसीलिए इस थ्योरी ने इग्नोर कर दिया जो कि हम कंजप्शन करने के लिए किसी से पैसा उधार लेते हैं। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, अनदर रॉन्ग अजम्पशन इस थ्योरी की क्या है कि मनी न्यूट्रल है, दैट चेंजेस इन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या थी बच्चे? रियल फिनोमिनन, रियल फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। मॉनेटरी पे तो कुछ नहीं था, तो मॉनेटरी व्यूज़ को इसने क्या रखा? कांस्टेंट, कि सप्लाई है जो डिमांड है मनी की, उसका कोई असर ही नहीं पड़ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका बहुत चेंजेस है जो डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी में, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट इज नॉट अ रिवार्ड फॉर सेविंग ओनली। केन्स ने डिसएग्री किया विद द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कि इंटरेस्ट किसका रिवार्ड होता है? सेविंग का। जितनी आप सेविंग करके रखते हो, बाद में लैंड कर देते हो किसी को, उससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। अकॉर्डिंग टू केन्स, मेयर सेविंग डज नॉट गिव राइज टू इंटरेस्ट। अकेली सेविंग इंटरेस्ट को राइज नहीं करती। इट इज अर्नड व्हेन कैश मनी लिक्विडिटी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी इज पार्टेड विद। इसका मतलब जब हमने क्या किया, जो सेविंग करके रखी थी उसका इस्तेमाल किया, ना कि सेविंग को ऐसे ही रख दिया। तो अर्न कैसे होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट? जब कैश है, मनी है, जो कि हमने सेविंग की फॉर्म में रखा है, उससे हमने क्या है? किसी को लैंड कर दिया, इज पार्टेड विद। दस इंटरेस्ट किसका रिवार्ड होता है? पार्टिंग विद द लिक्विडिटी। आपके पास जो भी पैसा है लिक्विड फॉर्म में है, वो क्या है? आपने उसको आगे लैंडिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया, उसके आगे उसके पार्टेड विद किया। सो पार्टिंग विद द लिक्विडिटी से ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। लास्ट है आपका इनडिटर्मिनेंट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कीन्स, ये थ्योरी क्या है? डिटर्मिन करती ही नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इट रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे डिपेंड होता है? सेविंग पे। लेकिन और टू नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहते रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करने के लिए आपको सेविंग के बारे में पता होना चाहिए। बट वी कैन नॉट नो द वॉल्यूम ऑफ सेविंग। हमें कहते सेविंग के बारे में पता ही नहीं लगेगा जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता। क्योंकि सेविंग किसका डिपेंड करती है? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सेविंग डिपेंड्स अपॉन दी साइज ऑफ इनकम। क्योंकि आपकी सेविंग किस पे डिपेंड हो रही है? इनकम पे। और इनकम किस पे डिपेंड हो रही है? इन्वेस्टमेंट पे। फिर आगे क्या है? विच इन टर्न इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दस अंटिल वी नो रेट ऑफ इंटरेस्ट वी कैन नॉट नो द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब तक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं लगेगा। एंड अंटिल वी नो द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट वी कैन नॉट नो द साइज ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट पता लगे लेकिन इनकम का साइज नहीं पता लगा। मान के चलो इनकम भी पता लग गई लेकिन सेविंग का बारे में पता ही नहीं है। सो दस इफ सेविंग इज नॉट नोन, सेविंग नहीं पता, इंटरेस्ट को आप लोग फिर से क्या है? नहीं निकाल सकते। बट विदाउट नोइंग इंटरेस्ट सेविंग कैन नॉट बी नोन। सो ये थ्योरी आपको एक सर्कुलर रीजनिंग में डाल देते, क्योंकि सारे फैक्टर्स क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पहली बात तो ये है कि क्लासिकल वालों ने इनकम फैक्टर तो लिया ही नहीं। अब इनकम ही नहीं पता लगेगा तो सेविंग कैसे पता लगेगी? सेविंग नहीं पता लगेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा? तो ये सर्कल क्या है? ऐसे ही घूमता रहता है। सेविंग, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इनकम, फिर इनकम
का पता लगेगा तो सेविंग का पता लगेगा, सेविंग का पता लगेगा आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारा क्या है, सर्कल चलता है, जिस बारे में केन्स इनडिटर्मिनेट हो जाता है, उसकी थ्योरी क्या है, इनडिटर्मिनेट, आपको पूरा लॉजिक नहीं देती रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटर्मिन करने का। तो ये थी आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे लोनेबल फंड्स थ्योरी के बारे में, तो बनिए रहेगा इस वीडियो के साथ। आगे आपकी और भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी टाइम टू टाइम। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।